नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान अपने आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, आजादी से जुड़े हुए लोगों को याद कर रहा है और उसमें सबसे खास अहम शख्सियत है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम देश में विदेशों में किए जा रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण परियोजना सरकार ने तय की है, जो महात्मा गांधी का बापू का आश्रम है अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम, उसके रीडेवलपमेंट प्लान की बात की गई है। उसको फिर से बनाने की, नए रूप को देने की बात हुई है, जिस पर 1200 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर काउंसिल बनाई गई है। लेकिन तमाम जब बातें हुई उसके बाद गांधी से, बापू से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने इस पूरे रीडेवलपमेंट प्लान का विरोध किया है। करीब 100 लोगों ने चिट्ठी लिखी सरकार को और कहा कि इसे नहीं शुरू किया जाना चाहिए, इसे बंद किया जाना चाहिए, और जो बापू का आश्रम है, साबरमती आश्रम, उसे उसी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने उसे गांधी की दूसरी हत्या करार दिया। महात्मा गांधी के प्रपुत्र तुषार गांधी ने इस समय गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जो इस रीडेवलपमेंट प्लान के खिलाफ है, और उन्होंने कहा कि इस पर काम रोक देना चाहिए। तुषार गांधी जी ने किताब भी लिखी है, गांधी के जो बहुत सारे संस्थान हैं, संगठन हैं, उनसे भी जुड़े हुए हैं, गांधी के, बापू के विचारों को आगे बढ़ाते रहते हैं, अपनी बात खुलकर कहते हैं, और उनकी किताब जो है लेट्स किल गांधी बहुत मशहूर हुई। तुषार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की 75वीं सालगिरह आजादी की मना रहे हैं, और एक बड़ा प्रोग्राम पूरा साल भर का हो रहा है, और खासतौर से बापू को लेकर उनके अलग अलग योजनाएं, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी वो विदेश में है, तो वहां पर वो बापू को याद कर रहे थे, उनको नमन कर रहे थे, मैंने देखा। और अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है, जहां मैं भी गया हूँ, दुनिया भर के लोगों को उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है देखने का, उसके रीडेवलपमेंट प्लान की बात हुई है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग बापू के विचारों तक पहुंच सकें। इसमें क्या विरोध है? आप गुजरात हाई कोर्ट गए हैं, आप इससे नाराज हैं, क्या बात है नाराजगी? सबसे अहम बात यह है कि साबरमती आश्रम जैसी बापू की जो एक संस्था है, एक मेमोरियल है बापू को बना हुआ, उसके ऊपर 1200 करोड़ रुपया टैक्स पेयर के पैसे का खर्च किया जाए, वो बापू को खुद को कभी मंजूर नहीं होता। तो वो सबसे बड़ा ऐतराज है कि इतनी बड़ी धनराशि को आप क्या वहां ताजमहल बनवाएंगे, क्या करेंगे? ये एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि साबरमती आश्रम की कोई अगर भव्यता या महानता है तो उसकी सादगी ही उसकी भव्यता और महानता है। उसमें आप कोई इजाफा नहीं कर सकते जिसका खर्च 1200 करोड़ रुपया हो सकता है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि साबरमती आश्रम को हम जिस तरह बनाएंगे उसके बाद विश्व भर से लोगों को आकर्षित करेगा, तो अभी नहीं कर रहा है। आप कभी भी चले जाइए वहां पर, आपको वहां पर्यटक, आपको वहां देखने आने वाले लोग दिखेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप पूरा दिन बैठे रहो और एक भी व्यक्ति बाहर से वहां आया ना। तो ये तो उसका आकर्षण है, बिल्कुल, और वही उसका आकर्षण है। तो फिर आप बदलना क्या चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, उसके ऊपर दूसरा डाउट आता है। तीसरी बात जो है कि क्यों हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो शुरुआत से यह तय किया गया था कि गांधी की संस्था, आश्रम या स्मारक जो भी हो, उसमें सरकार की दखल न हो, ऐसी एक व्यवस्था की करके रखनी है, ताकि कभी भी गांधी विचार में सरकार या उसके पॉलिटिक्स का कोई असर ना आए। और बापू की हत्या के बाद जब गांधी स्मारक निधि बनाई गई, तो गांधी स्मारक निधि के बंधारण में, संविधान में ये स्पष्ट तरीके से लिखा गया था कि इस चीज में और गांधी के स्मारक और गांधी के विचार प्रसार में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सरकार को 2 हाथों की दूरी पर ही रखा जाएगा। और इसीलिए गांधी स्मारक निधि का जब कॉर्पस जमा करने की बात आई, तो उस वक्त सरकार से एक भी पैसा लिया नहीं गया था। वो पूरा का पूरा कॉर्पस जनता से
और जो प्राइवेट डोनर्स थे उनके पास से इकट्ठा किया गया। उसके बाद जब ये महसूस हुआ कि जो स्मारक है उनके देखरेख के लिए पैसों की लगातार जरूर पड़ेगी, तो उन्होंने उसमें एक बदलाव ये डाला कि हाँ, सरकार से पैसा जरूर दिया जाएगा, लेकिन सरकार का जो उसमें रोल होगा, जो वो नहीं होगा। भाग होगा, वो सिर्फ एक फंडिंग एजेंसी का होगा। वो दाता के रूप में होंगे, उनकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, उनका कंट्रोल उस चीज पे नहीं होगा, वो अपनी मनमानी से कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी करना होगा वो आश्रम की जो संस्था होगी उसकी मर्जी से और उनकी निगरानी के नीचे किया जाएगा। और आज तक 70 साल तक कई बार साबरमती आश्रम और दूसरी जो संस्थाएं हैं उनमें सरकार के पैसे से मरम्मत का काम हुआ है, कुछ आधुनिकीकरण का काम हुआ है, कुछ सहूलतें बढ़ाने के लिए उसमें काम किया गया है, उसमें पैसा लिया गया है। पर कभी भी सरकार ने ये नहीं कहा उनसे कि भाई हम पैसा दे रहे हैं तो हमारी मर्जी से काम होगा। उन्होंने हमेशा पैसा दिया और फिर जो ट्रस्ट थे, जो संस्थाएं थी, उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप ये काम करिए। ये पहली दफा है जब ये सरकार ये कह रही है पैसा हमारा है तो मर्जी भी हमारी हो, आप दूर हट जाइए, जो भी करना है वो हम करेंगे, हमारे तरीके से करेंगे, हमारे लोग करेंगे और हम ही उसको अंजाम देंगे क्योंकि ये पैसा हमारा है। तो आप ये कहते हैं कि गांधी से संस्थाओं से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो बताया कि एक गवर्निंग काउंसिल बनाई है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई है और सरकार का कोई सीधा दखल नहीं है। और दूसरी बात मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि आप जो बात कर रहे हैं उससे आपको सरकार की मंशा पर शक लगता है। क्या कोई सरकार गांधी के खिलाफ हो सकती है इस देश में, या है? ये सरकार गांधी की भक्ति का नाटक जरूर करती है कि साथ साथ उनके हत्यारे गोडसे की भी पूजा करती है। तो हमें उनकी मंशा पर संदेह होना बहुत लाजमी चीज है, उसमें मैं कोई गलत नहीं मानता हूँ उसको। आपने कहा कि उन्होंने गवर्निंग काउंसिल बनाई है, आप वो दोनों कमिटियों का जो कॉम्पोजिशन है वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें 2/3 से भी ज्यादा सरकारी लोग और नेता और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बाबू लोग हैं, वो है। और 2 या 3 उन्होंने जो अपने लिए अनुकूल ऐसे गांधीयंस हैं जिनको वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, वैसे उनको नाम के वास्ते रखा है। और उसमें भी ये कहा गया है कि आपका रोल होगा सिर्फ अपना ओपिनियन बताना, आपको और कोई अधिकार नहीं होगा। एडवाइजरी कमेटी में आप होंगे, आप अपना मत बताइएगा, सुनना ना सुनना हमारी मर्जी। तो ये इसमें स्पष्ट हो जाता है कि आपको इसमें कोई अधिकार नहीं दिया जाता, आपको इसमें कोई एक अदाकारी नहीं दी जाएगी, आपकी बात भी सुनना ना सुनना हमारी मर्जी। तो जब ये बात है तो इसको तो हमने अपोज करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें हमें संदेह होने के लिए कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अभी अभी सरकार ने जलियांवाला बाग को भी एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बना के रख दिया। और उन्होंने क्या किया है जलियांवाला बाग के साथ, ये पूरी दुनिया देख रही है किस तरह से उन्होंने पूरा वो माहौल भ्रष्ट कर दिया है। और वही सरकार, वही एजेंसी जिसने जलियांवाला बाग का जो पूरा अस्तित्व है उसको बिगाड़ दिया, वही साबरमती आश्रम करने वाली। तो कोई भी किसी भी एक तरीके पर उन पे विश्वास करना नामुमकिन हो जाता है। नहीं, लेकिन जब 1200 करोड़ रुपए का इतना मेगा प्रोजेक्ट बनाया है तो उसे सरकार को गांधी के खिलाफ या बापू के खिलाफ मानना या उनका असम्मान करना जैसा मानना, पहली बात। दूसरा मैं सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि गांधी जो थे, बापू जो थे, वो हमेशा चेंज के लिए तैयार थे। वो मॉडर्नाइजेशन का मतलब जो भी बदलाव हो उसको स्वीकार करने में गांधी शायद नहीं हिचकते थे। तो फिर हम क्यों हिचक रहे हैं इतना? देखिए, बापू बदलाव का स्वीकार करने से हिचकिचाते नहीं थे, ये बात सही है, लेकिन कैसे बदलाव का स्वीकार करने की वो रखते थे? क्या हर चीज में वो कबूल हो जाते थे कि नहीं अब जमाना बदल गया है, मैं बदल जाऊंगा उनके साथ? वो उनके सिद्धांतों पे तो अड़े ही रहते थे ना। उनके सिद्धांत के खिलाफ अगर कुछ मॉडर्नाइजेशन भी हो
तो उन्होंने तो मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ अपना पूरा हिंद स्वराज में लिख के रखा है जी। पर उन्होंने कभी, जब टेलीग्राफ आया तो उन्होंने टेलीग्राफ का उपयोग किया अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसको हम मान सकते हैं कि हाँ, उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन किस हद तक किया? क्या वो व्हाट्सएप का स्वीकार करते? व्हाट्सएप की तो रीच टेलीग्राफ से ज्यादा बड़ी है, पर उसको वो जरूर ये कहते कि ये लोगों को भ्रमित करने का माध्यम है, लोगों को गैर जरूरी जिम्मेदारी से बरतने का माध्यम है, गैर जरूरी चीजों में उलझाए रखने के लिए ये किया गया, इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें भी ये विवेक होना बहुत जरूरी है कि कौन से बदलाव को गांधी ने एक्सेप्ट किया होगा। और गांधी के साथ अगर आप प्राइस टैग लगा देंगे और कहेंगे मैं 1200 करोड़ रुपया दे रहा हूं गांधी के वास्ते, तो मेरी भक्ति की कीमत आप सोचिए, तो ये गलत होगी। गांधी कोई एक बिकाऊ चीज नहीं है कि आप बोली लगा के उसको खरीद ले सकते। आप कल उठ के 12,000 करोड़ कर दोगे उसका, तो क्या आपकी भक्ति और बड़ी साबित होगी उससे? बोली ना हो, भक्ति ना हो, लेकिन मतलब इससे ये तो लगता होगा कि वो विरोधी नहीं है उनके, बापू के विचार के खिलाफ नहीं। पैसे से तो किसी भी चीज को भ्रष्ट करके आप अपनी मनमानी तरीके से उसको पेश कर सकते हैं, उसी के लिए पैसों की जरूरत होती है, वरना आपका जो कार्य होता है उसपे से ही आपकी नीयत साफ हो जाती है। तो आपको पैसे की क्यों जरूरत पड़ रही है गांधी का ठप्पा अपने सिरहाने पर लगवाने के लिए? आप अपने कार्य से वो कमाओ ना, वो चीज कमाओ। आपको प्राइस टैग दिखा के क्यों जरूरी हो जाता है कि मैं कितना बड़ा गांधी भक्त हूं, देख लो 1200 करोड़ रुपया मैंने ऐसे ही लगा दिया गांधी के नाम पर। क्या आपको लग रहा है कि करने की कोशिश है गांधी कोठे पे नाचने वाला नहीं है कि आप पैसा फेंकोगे और उस सराहना करोगे। गांधी की भक्ति आपके कार्यों में से आएगी, आपकी जीवन शैली में से आएगी। आप बाजारू चीज मत बनाइए गांधी। और अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो हम उसको रोकेंगे, हम उसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या सरकार जो है बापू को एनकैश करने की कोशिश कर रही है? जरूरत है इसकी? और क्या है? तो क्यों नहीं है? तो फिर क्यों 1200 करोड़ की लागत को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है? यानी आप अपनी खुद की नीयत की कीमत लगा रहे हो कि मेरी नीयत 1200 करोड़ की है। जी। आप इस पूरे रीडेवलपमेंट प्लान में क्या बदलाव चाहते हैं, या चाहते हैं कि बिल्कुल ना हो? कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई भी चीज आज के लिए जरूरी नहीं। वो कह रहे हैं कि हम टूरिस्ट के लिए फैसिलिटी बनाएंगे। टूरिस्टों के लिए फैसिलिटीज ऑलरेडी आश्रम में है, उनको पार्किंग लॉट करना है। पार्किंग लॉट की पर्याप्त जगह आजू बाजू पे है। करीबन 30 सालों से एक प्रपोजल सरकार ने मान्य करके रखा हुआ है कि जो मेन रोड है, जो साबरमती आश्रम की प्रॉपर्टी को 2 टुकड़ों में बांट देता है, उस मेन रोड को वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके पैरेलल रोड पे ले जाए और उस रोड के ऊपर ट्रैफिक की यातायात बिल्कुल बंद कर दे। ये प्रपोजल तो 30 साल से सरकार ने मान्य करके रखा है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर उतना ही कर दे कि भाई इस रोड पे इस जगह से इस जगह तक ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा, यहाँ ट्रैफिक नहीं आएगा, तो पर्याप्त जगह पार्किंग के लिए मिल जाएंगी। ये इसलिए वो लोग कर रहे हैं कि जो वीवीआईपीज आते हैं साबरमती आश्रम, जिनको 100 कदम चलना भी तकलीफ नुमा लगता है, उनको उनकी गाड़ियां साबरमती आश्रम के अंदर ले जाके हृदय कुंज के बिल्कुल बाहर पार्क करके 2 कदम चल के गांधी के दर्शन करके वापस एसी गाड़ी में बैठना है। इसलिए उनको ये सब करना है। साबरमती आश्रम वीवीआईपीओ के लिए नहीं है, सामान्य जनता के लिए। आपको आस्था नहीं है, आप 100 कदम भी अगर नहीं चल सकते वहां जाने के लिए, मत आइए, आपकी जरूरत नहीं है। जी सर, अभी जो है बहुत चर्चा हो रही है बापू को लेकर। बापू को तो हमेशा ही चर्चा होती है, लेकिन 2 चीजों पर, 2 नामों पर बहुत चर्चा इन दिनों हो रही है, बापू पर और सावरकर पर। फिर सावरकर को बापू के साथ जोड़ने की कोशिश भी अभी की गई। कहा गया कि
सावरकर के लिए जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने माफी मांगी, वो अलग मुद्दा है, माफी मांगकर जेल से छूटे। लेकिन ये कहा गया कि गांधी के ने उनकी बात की सिफारिश की या कहा कि वो माफी उनको दी जाए। इसको आप कैसे देखते? नहीं, ये कहा गया कि सावरकर ने माफी बापू की सलाह पर मांगी। बापू ने जी, उनको कहा हाँ, कि आप माफी मांगिए, इसलिए उन्होंने माफी मांगी। तो सबसे पहले तो मैं राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो बात हम पिछले 50 साल से कह रहे हैं और जो बात लोग झूठ है ऐसा कहकर हमारी टीका करते हैं, उस बात का प्रमाण राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने उस बात का समर्थन कर दिया। इसके लिए उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जरूरत है कि वो शुक्रिया अदा करें। और अगर सावरकर ने बापू की सलाह पर ही माफी मांगी, तो उन्होंने तो 1911 से माफी मांगने का सिलसिला अंडमान सेल्यूलर जेल में बंद होने के 3 महीने के अंदर से उन्होंने माफी मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया था, जब बापू दक्षिण अफ्रीका में थे। जब बापू को कोई दिलचस्पी नहीं थी भारत में क्या हो रहा है उसके अंदर, क्योंकि वो वहां व्यस्त थे और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। तब वैसी व्यवस्था भी नहीं थी कि दक्षिण अफ्रीका में बैठे बैठे वो काला पानी में बंद सावरकर के साथ पत्र व्यवहार भी कर सके या कोई संदेशा भी उनको भेज सके। तो 1911 में क्या बात थी कि सावरकर ने किसने सलाह दी थी कि वो माफी मांगे, ये बात भी हमको बताना बहुत जरूरी है। माफी मांगने का अधिकार उनको था, हम उसमें मना नहीं कर रहे कि हर कैदी को ये अधिकार होता है कि वो माफी मांग सके। माफी मांगने के बाद पेंशन लेने का भी अधिकार उनको था कि भाई अब तो मुझे मेरा उदर निर्वाह करना है, मुझे घर दो, मुझे पेंशन दो, मुझे जीने के लिए व्यवस्था कर दो, वो भी उनका अधिकार, हम उस पर भी मना नहीं करें। लेकिन फिर ऐसे व्यक्ति को क्या आप उस सत्याग्रही की तुलना पर रख सकते हैं जिसने चुपचाप सारी यातनाएं सहकर, अपनी देशभक्ति के कारण वो सारी यातनाएं सहकर पूरे का पूरा उनको जो सजा दी गई थी वो गुजारी और घुटने टेके नहीं? उनके साथ इस ऐसे व्यक्ति की तुलना हो सकती है? ये प्रश्न पूछना ज्यादा जरूरी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सावरकर माफी मांगे, उनको 50 माफी मांगनी है, उनको अधिकार है, वो जरूर मांगे। लेकिन जैसे बहुत से जी, लेकिन जैसे बहुत से लोग उनको उनके जो स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में जितने समय भी वो रहे, रत्नागिरी आने से पहले या छूटने से पहले बहुत लंबे समय तक सावरकर जेल में रहे, ये तो तथ्य है। तो क्या उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी मानने का हक भी होता है कि नहीं होता? बहुत सारे लोग उन्हें ये भी नहीं मानते। उनकी माफी से उनकी जो जेल है, आप उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं? एक हद तक स्वतंत्रता सेनानी थे, वो क्रांतिकारी थे एक हद तक। पर देखिए, कोई भी व्यक्ति को इतिहास उनकी आखिरी करतूतों से पहचानता है। वो क्या बने उससे वो पहचाने जाएंगे, वो क्या थे वो भुलाते जाएंगे लोग, हम नहीं भुलाते। मेरी किताब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें जब सावरकर का किरदार मैंने लिखा है तो उसमें ये लिखा है कि वो दो अलग अलग व्यक्ति थे। सेल्यूलर जेल में जाने से पहले के सावरकर और सेल्यूलर जेल में जाने के बाद के सावरकर, वो दो अलग अलग थे और उन दोनों को हमने पहचानना बहुत जरूरी है। पर उसके बाद ये भी पहचानना जरूरी है कि उन्होंने उसके बाद क्या क्या किया। क्या उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जरा भी सहभाग लिया? क्या उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए कोई भी काम किया, या हमेशा उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के वफादार होकर स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने की ही कार्य किया, कोशिश की? और अगर वो किया है तो उनकी टीका बहुत जरूरी है। हम फिर वो उसमें से बाज नहीं छूट नहीं सकते, क्योंकि आखिर में तो आपने क्या किया उसके ऊपर ही आपको आपका पूरा ब्यौरा बनाया जाता है। असेसमेंट वही होगा। एक और चीज सावरकर से जुड़ी हुई जो आपने भी की है, चर्चा में की है, किताब में भी की है, कि सावरकर को बापू की हत्या के साथ जोड़ा जाता है। हमारी जो अदालतें हैं उन्होंने सावरकर को छोड़ दिया। कपूर कमीशन जो जांच आयोग बना, बहुत साल बाद बना,
17 साल बाद बना, 16 साल बाद बना, उसने भी उस पर उंगली नहीं उठाई, उनको रिहा कर दिया गया। तो या तो हम कानून व्यवस्था जो हमारी लीगल सिस्टम उसको नहीं मानते, और वो जो लीगल सिस्टम था उस समय तो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों की सरकारें नहीं, तो उस लीगल सिस्टम को नहीं मानना और बार बार उनके फ्री होने के बाद भी उन्हें बापू हत्या में दोषी मानना या ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करना, आप ठीक मानते हैं? देखिए, सावरकर छूट गए सबूतों के अभाव पर। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी नहीं किया था कि भाई हमको भरोसा है कि सावरकर का कोई इसमें हाथ नहीं था और इसलिए उनको छोड़ रहे थे। उनको प्रोसिक्यूशन ने उनको कन्विक्ट करने के लिए जितने सबूत की जरूरत थी वो कोर्ट में पेश नहीं की, और डिफेंस के लिए वो आसान हो गया कि जो 2 सबूत सावरकर के कन्विक्शन के लिए प्रोसिक्यूशन ने पेश किए वो इतने कमजोर थे कि वो उनको खारिज करवा सके। सिर्फ महज इसके लिए सावरकर छूटे। कपूर कमीशन की जो ब्रीफ थी उसमें उनको सावरकर को कन्विक्ट करने की ब्रीफ नहीं दी गई थी, उनको लार्जर कॉन्स्पिरेसी के बारे में बोलने की थी। और उसका जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है वो अगर आप पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसका निष्कर्ष इमीडिएटली ये आता है कि सावरकर के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये हत्या हो ही नहीं सकती। पर कपूर कमीशन के पास ना ही प्रोसिक्यूशन का अधिकार था और ना ही उनको सावरकर को इंडिक्ट करने के लिए ब्रीफ दी गई। उन्होंने जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की थी उसका पूरा पर्दाफाश किया था, और उस लार्जर कॉन्स्पिरेसी में कई जगहों पर सावरकर के इन्वॉल्वमेंट के दस्तावेज और पुरावे उन्होंने पेश भी किए। ये सारी चीजों को देखकर हाँ, इसमें जरूर ये हो जाता है कि जिनको सावरकर को निर्दोष ठहराना है उनको भी ये मिल जाता है कि भाई देखो कोर्ट ने उनको छोड़ दिया, कपूर कमीशन ने उनको छोड़ दिया। कोर्ट ने उनको छोड़ा क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त पुरावे दाखिल नहीं किए गए। कपूर कमीशन ने छोड़ नहीं दिया, कपूर कमीशन के पास पावर ही नहीं था उनको प्रोसिक्यूट करने का। अगर प्रोसिक्यूट करने का पावर होता तो उनके पास सफिशिएंट प्रूफ थे कि वो सावरकर का प्रोसिक्यूशन रेकमेंड कर सकते, लेकिन उनको वो अधिकार दिया नहीं गया। और तब तक ये भी याद रहे कि कपूर कमीशन का रिपोर्ट आया तब सावरकर नहीं थे, वो गुजर चुके थे। नहीं, लेकिन उससे एक चीज जुड़ी है जो मेरे को मन में थोड़ी सी शंका करती है कि इस सब के दौरान 1948 से लेकर और 65 तक 66 तक भी मान लीजिए, तो जब सावरकर नहीं रहे उस दौरान भी कांग्रेस की सरकार थी। यदि उस समय संघ से जुड़े लोगों की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, अगर वो सरकार होती तो हम ये शक करते कि सरकार ने बचा लिया। वो सरकार वो थी जो सावरकर और संघ की विरोधी सरकार मानी जाती थी। मुझे नहीं पता कि ठीक नहीं थी, लेकिन मानी जाती थी। उसमें सरदार पटेल को भी बार बार ये कहा जाता है कि वो भी संघ के विरोधी थे। तो फिर उसके बाद भी यदि पूरे जांच प्रोसेस में न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न सावरकर को जोड़ा गया या जोड़ने की कोशिश करने के बावजूद नहीं साबित हो पाया, तो इसे कैसे हम देखेंगे? देखिए, सरदार साहब का एक स्टेटमेंट है जो इसके ऊपर रोशनी डालता है। जब बापू की हत्या हुई उसके बाद उनका पत्र व्यवहार प्राइम मिनिस्टर से देखेंगे तो उन्होंने क्लियरली सावरकर को और आरएसएस को ब्लेम किया था कि ये उन्हीं के कार्यों के नतीजे से ये कृत्य हुआ है। उसके बाद जब बैनिंग का हुआ तभी भी रिकमेंडेशन उन्हीं के तरफ से आया, तो उसके बाद उन्होंने जाकर ये कहा कि अब पर्याप्त है, अब उनको छोड़ दिया जाए। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। जब तभी सरदार साहब ने ये भी बात की थी, जब सावरकर को इन्वॉल्व करने की बात आई कि भाई वो भी इन्वॉल्व है, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, तो सरदार पटेल ने ये एक स्टेटमेंट भी किया था कि पार्टीशन में जो हुआ उसके कारण भारत में अभी रहे हुए मुसलमान तो हमसे नाराज चल ही रहे हैं, कहीं सावरकर को कन्विक्ट करने पर हिंदू का एक तबका भी हमसे नाराज ना हो जाए, इसकी चिंता। ये एक पॉलिटिकल थॉट था। कांग्रेस तब एक पॉलिटिकल पार्टी भी हो गई और उसको अपनी सत्ता को टिकाए रखने के लिए पॉलिटिकली भी थॉट करना जरूरी था। और सरदार पटेल बहुत ही एक पॉलिटिकली मंझे हुए नेता थे।
जी। और उनको ये चिंता होना बहुत स्वाभाविक था कि उनको ये चिंता हो। ठीक है, और इसलिए ये हम मान सकते हैं कि उस वक्त भी शायद सरकार ने ये तय किया हो कि हमें एक हत्या के बदले 2 कन्विक्ट तो मिल ही रहे, जिन्होंने खून किया वो तो मिल ही रहे, अब और जरूरत नहीं है, उनको छोड़ दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको उसका पॉलिटिकल फायदा मिलेगा। तो ये पॉलिटिकल फायदे को गेन करने की जो एक थी, उसमें कई बार ये हुआ है कि सत्य को आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पॉलिटिकल गेन के लिए या सरदार पटेल ने पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसा किया? उस वक्त की सरकार की ये मजबूरी थी, उस वक्त की सरकार की ये मजबूरी थी कि पॉलिटिकली भी उनको सोचना पड़ रहा था। जी सर, थोड़ा सा मुझे करेक्ट कीजिए या समझाइए, क्योंकि आप बहुत तथ्यों को सारे जानते हैं। 2 बातें पटेल और बापू की हत्या को लेकर। एक तो ये जो आपने आरएसएस को बैन करने की बात की, वो तो सबको पता है कि उनके कहने पर होम मिनिस्टर थे, लेकिन आरएसएस से बैन लिफ्ट करने का काम भी पटेल के रिकमेंडेशन पर हुआ। उन्होंने नेहरू को कहा, पहली बात। दूसरी बात, जो गलत हो आप मुझे करेक्ट कर दें, मैं जो सवाल है, जानकारी जो चलती रहती है वो है। दूसरी बात है कि पटेल पर पहली बार आरोप लगा कि गांधी की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने अनदेखी की सिक्योरिटी को लेकर, सिक्योरिटी लैप्सेस जो हुए, वो सारी बातें। इन दोनों, और जो नाराजगी थी वो तो हम लोग जानते हैं कि बापू की नाराजगी तो बहुत सारे लोगों से रही, लेकिन वो कोई उनकी हत्या करवाने वाले लोगों में से कोई भी नहीं रहा, चाहे वो पटेल हो या नेहरू हो या कोई भी लोग हों। पटेल और गांधी की नाराजगी भी जग जाहिर है, लेकिन इसका इससे संबंध नहीं है। लेकिन पटेल पर गांधी की सुरक्षा के लैप्सेस और आरएसएस से बैन लिफ्ट करने, दोनों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरएसएस पे या कोई भी संस्था हो, उसके ऊपर आप कायमी स्वरूप से बैन तो लगा नहीं सकते। वो हमारे संविधान और हमारी राष्ट्र, जिस बुनियाद पे हमारा राष्ट्र बनाया गया है, जो आजादी की बात हमेशा करता है, इंडिविजुअलों की, ऑर्गेनाइजेशंस की, राष्ट्र की आजादी की जो बात करता है, उसमें ये तो हरगिज नहीं हो सकता कि आप किसी चीज को बैन कर दो और आजीवन कर दो कि भाई अब ये अस्तित्व ही इसका मिटा देगा। तो ये तो जरूरी है कि कुछ काल के बाद वो रिव्यू हो और उसके ऊपर से बैन उठे। वो बैन उठने के पहले आपने पत्र व्यवहार भी देखना जरूरी है कि आरएसएस के लोगों ने किस तरह से सरकार के साथ पत्र व्यवहार करके क्षमा याचना की थी और ये प्रॉमिसेस दिए थे कि हम ऐसे काम अभी नहीं करेंगे, हम फिर सिर्फ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन के रहेंगे और ये सब। तो क्षमा का तत्व तो किसी भी राष्ट्र में होना जरूरी है और उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि एक अरसे के बाद सरदार पटेल ने ये सोचा हो कि भाई अब शायद इनका हृदय परिवर्तन हुआ होगा और उनको अब आजादी होनी चाहिए अपना काम आप करने ऐसा समझते हैं कि ये और उसमें मुझे ये, या जो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होम मिनिस्ट्री ने या सरकार ने किया था उसमें उनको आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला था, इसलिए पटेल ने नेहरू को कहा? देखिए, ये ऐसी सारी चीजों में दोनों तरफ से बात हो सकती है। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे तो सरदार पटेल ने क्या पहले जो आक्षेप लगाए सावरकर और आरएसएस के पास, वो बेबुनियादी थे। अगर हम ये कहें कि नहीं उनको सबूत नहीं मिले इसलिए छोड़ दिया और बैन उठा दिया, तो पहले जो आक्षेप किए, जो गंभीर आक्षेप, बहुत ही गंभीर आक्षेप थे, तो वो क्या बेबुनियादी की गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया? पर हाँ, जो हिस्टोरियंस को ये साबित करना है कि देखो सरदार साहब को तो सबूत नहीं मिले, उनको जानकारी हुई कि नहीं ये निर्दोष है इसलिए छोड़, नहीं, ये भी समझना जरूरी है कि उनके लिए, वो आजादी के लिए लड़े थे, आरएसएस की तरह अंग्रेजों की गोद में नहीं बैठे थे। उनको आजादी का मतलब मालूम था, उनको आजादी की कीमत मालूम था और इसलिए वो किसी भी चीज को दबोच के रखने को उस आजादी के तत्व के खिलाफ मानते, सिद्धांत के खिलाफ मानते। और इसलिए ये जरूरी था कि एक हद के बाद वो बैन भी उठाया जाए और ये उनको एक अवसर दिया जाए। अगर आप गांधी को मानते हैं तो आपको आपके प्रतिद्वंदी को भी कभी हृदय परिवर्तन होने का अवसर देने की जरूरत होती है। आप उसको कायमी दुष्ट नहीं मान सकते, वो गांधी की विचार से खिलाफ होगा, विपरीत होगा। और अगला पहला सवाल जो आपने पूछा कि सरदार के ऊपर वो तोहमत लग सकती है क्या कि उन्होंने
सिक्योरिटी लैप्स किया, तो हाँ जरूर लग सकती है, क्योंकि सरदार साहब ने जो बहुत ही बढ़िया काम किए हमारे राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र को संगठित करने के लिए, उसकी जितनी सराहना हम कर सके उतनी कम है। तो एक गृह मंत्री होने के नाते गांधी की हत्या का फेलियर भी उनकी गोद तक जाता ही है। भले उनके डिपार्टमेंट की गलतियां हो, भले उनके नीचे काम करने वाले पुलिस अधिकारियों की वो कमी रही हो, लेकिन आखिर में उन सब चीज के वरिष्ठ होने के नाते, होम मिनिस्टर होने के नाते उनके ऊपर वो तोहमत तो लगेगी। जैसे देखिए, मोदी जी 2002 के कांड से सबूतों के अभाव पर छूट सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो दोष तो हमेशा लगेगा कि वो मुख्यमंत्री थे उस राज्य के, और फिर भी उनकी मुख्यमंत्री काल में 2002 की घिनौनी हरकत उनके राज्य में हुई, तो वो तोहमत तो उनके ऊपर लगाना जायज होगा, हमेशा जायज रहेगा। सर, दो सवाल हैं, एक सावरकर से है, लेकिन मैं पहले पटेल की बात हो रही है तो पटेल से जुड़ा बात करूं। पटेल को मतलब बड़े नेता हैं, उसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन उनको एक री एस्टेब्लिश करने की या री इन्वेंट करने की कोशिश हो रही है। इसको भी आप कुछ पॉलिटिकल मूव की तरह से देखते हैं? उसमें किसी बड़े नेता को कम करने की बात है, या ये जो सर्टिफिकेशन ऑफ आरएसएस है या सावरकर है कि भाई वो उसमें शामिल नहीं रहे गांधी हत्या में, उसका एक क्या कह सकते हैं, लेकिन नतीजा है या जो भी बात है, आप कैसे देखते हैं? सरदार पटेल को री इन्वेंट किया जा रहा है, उनको बड़ा नेता बनाया जा रहा है, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये भी एक पॉलिटिकल मूव है? बिल्कुल पॉलिटिकल मूव है। जिन लोगों के पास अपना खुद का कोई आइकॉनिक नेतृत्व ना हो, वो बेचारों की मजबूरी हो जाती है ना कि इसी तरह से वो छीन ले किसी और नेता को और क्या अपना बनाने की कोशिश करे। इसमें ताज्जुब होने की कोई बात नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है, उसमें भक्ति नहीं है। सिर्फ ये है कि मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये खिलौना क्यों नहीं, मैं ये खिलौना अपना बना के ले लूंगा। वो चोरी की फितरत लोगों की होती है और वो करते हैं उसमें वो सरदार साहब का सम्मान नहीं कर रहे, वो सरदार साहब की गोद में बैठ के अपना सम्मान करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सरदार साहब की गोद में बैठ जाऊंगा तो आप जब सरदार साहब की स्तुति करेंगे, आरती करेंगे, तो साथ साथ मेरी भी हो जाएगी। जी, सावरकर से जुड़ा एक सवाल महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुआ, अभी बार बार चर्चा भी होती रहती है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आपने कहा कि एक हिस्से तक आप उनको स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, दूसरे हिस्से में नहीं मानते, ठीक बात, मैं उसमें विरोध नहीं कर रहा। तो क्या आपको लगता है कि भारत रत्न दिया जा सकता है सावरकर को, और जब संसद में फोटो लगा सकते हैं, वीर आप मानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी 15 साल 17 साल 20 साल जो भी समय जेल में रहे, वो जेल में रहे हैं, तो क्या उनके पास ये अधिकार बनता है या बिल्कुल हम उन्हें डिमोनाइज करना चाहते हैं? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सावरकर को भारत रत्न घोषित करना है तो जरूर करे, साथ साथ नथुराम गोडसे को भी कर दे, क्योंकि वो दोनों एक ही कैटेगरी में फिर फिट होते हैं, तो वो भी अपनी मंशा पूरी कर ले, क्योंकि आखिर में तो भले कितना भी रोम में और वॉशिंगटन में वो गांधी की बात करे, वो घर आते हैं तब दिल में तो उनके नथुराम ही बसा हुआ होता है, तो उसका भी भारत रत्न बना दे, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। जितना अधिकार मुझे गांधी की भक्ति करने का है, उतना ही अधिकार उनको उनके जो आइकॉन्स है उनकी भक्ति करने का है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आज का जो नया भारत वो लोग बना रहे हैं, हर चीज नहीं बना रहे हैं, उसमें जो नया भारत बना रहे हैं उसमें तो एक ही भारत रत्न हो सकता है, सावरकर, क्योंकि उसी की जो स्वप्न का भारत था वो ये लोग बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, और उस हिंदू राष्ट्र में भारत रत्न सावरकर हो वो कोई गलत बात नहीं है। वो मेरे भारत रत्न नहीं होंगे, उतना मैं अभी आपको भी बता सकता हूँ, और वह मेरे जैसे कई लोग होंगे जो उनको भारत रत्न नहीं मानेंगे, लेकिन जो मानते हैं उनको वो अधिकार है कि वो भी अपने लोगों को इस तरीके से उनका सम्मान करें, उससे भी मुझे कोई परहेज नहीं। आपके तंज का मतलब मैं क्या समझूं कि उनको नहीं दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत रत्न मुझे मेरा उसमें कोई भारत उसमें कोई ओपिनियन नहीं है, सबके लोग हैं,
आपका विरोध है? मेरे नहीं है, मेरे नहीं है। मेरा विरोध इतना ही है कि वो कितने भी भारत रत्न घोषित किए जाए, वो कभी मेरे भारत रत्न नहीं बनेंगे। मैं उतना ही कह सकता हूँ। जिनको लगता है वो जरूर करे। ठीक है। आखिरी सवाल कि बापू के लिए तो हम में से किसी की जरूरत नहीं, उसका उनका विचार, उनका जो आचार और वो जो सब कुछ है वो दुनिया देश सब जगह चल रहा है, और बहुत नई पीढ़ी भी उनको समझने की कोशिश कर रही है, उस पर चल रही है। लेकिन सरकार ने एक काम किया स्वच्छता अभियान का बापू के नाम पर, दूसरा शौचालय वाला जो पूरे देश भर में शौचालय की योजना चलाई, ये सब भी एक्सरसाइज गांधी को अपने से जोड़ने की है पॉलिटिकली, या फिर गांधी के रास्ते पर चलने की? ये एक्सरसाइज टोकनिज्म ज्यादा है। इसमें अगर स्वच्छता करनी है तो बापू ने स्वच्छता के बारे में ये कहा था कि बाहरी स्वच्छता करने से पहले अंदरूनी स्वच्छता होना, विचारों का स्वच्छ होना, आचरण का स्वच्छ होना, आत्मा का स्वच्छ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या या इसमें वो कोशिश दिखाई दे रही है, या सिर्फ झाड़ू लेकर फोटो ऑप के लिए स्वच्छता की? क्योंकि अगर ईमानदारी से स्वच्छता अभियान किया गया होता तो आधे जितना देश तो स्वच्छ हो जाता आज तक। अब तो 8 साल होने को आए हैं स्वच्छता अभियान को, कहीं पर भी आपको देश स्वच्छ होता हुआ दिखाई दिया है? तो इसमें, क्योंकि इसमें ऑनेस्टी नहीं है। हाँ, शौचालय बहुत जरूरी है, पर क्या सिर्फ शौचालय बांध देने से उसमें लोग जाना शुरू कर देंगे? क्या उसमें सुविधाएं आप दे रहे हैं? जो जो जितने शौचालय बांधे हैं उसमें क्या आप वैसी सुविधा दे रहे हैं कि स्वच्छ रखकर इस्तेमाल हो सके उसका उसमें जो मलमूत्र है उसकी क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? या फिर 20 साल के बाद एक दूसरा अभियान करना होगा कि भाई अब नालियों की व्यवस्था करो, उस मलमूत्र के को सफा करने की व्यवस्था करो, या फिर नदियों में डालेंगे, एक तरफ नमामि गंगे करेंगे और दूसरी तरफ नालियां उसी में छोड़ देंगे, क्योंकि और कोई तो आपने व्यवस्था बनाई नहीं है। ये सारी चीजों की का भी विचार आज के जमाने में करना जरूरी है। बापू के जमाने में इसीलिए वो पिट लैट्रिन्स की बात कर रहे हैं कि भाई अंदर ही जाए, उसी में उसका खत बन जाए और उसका इस्तेमाल खेती बाड़ी में किया जाए ताकि प्रदूषण ना। आप एक तरफ से फ्लशेबल टॉयलेट्स की बात करते हो, लेकिन वो फ्लश करने को पानी नहीं है, और वो फ्लश किया हुआ टॉयलेट का जो गंदगी है वो कहाँ डालना है उसके लिए भी आपके पास व्यवस्था नहीं है। शहरों में 70 साल तक आप व्यवस्था नहीं कर पाए, तो गांवों के टॉयलेटों की व्यवस्था कब करेंगे? तो ये सारी चीजों को भी सोच के ये अनुमान करना जरूरी है कि ये टोकनिज्म है या असली रूप में मान्यता को कार्यरत करने की एक कोशिश है। ये भी उस दृष्टि से उसका विश्लेषण करना जरूरी होता है। सर, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं इस साल, और आपने फिर 70 साल का जिक्र किया। 70 साल तक मुझे पता नहीं हमने रखा कि नहीं रखा, लेकिन सरकारों ने गांधी को, बापू को जिंदा रखा अपने अपने फायदे के लिए। अब मुझे बताइए, जो पिछले 7 साल छोड़ दें तो 7 साल पहले गांधी का इस्तेमाल पॉलिटिकली ज्यादा हुआ, या इन 7 साल में गांधी का पॉलिटिकल यूज ज्यादा हुआ? गांधी का हमेशा पॉलिटिकली इस्तेमाल हुआ ही है, इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं। और जिसको भी जब भी मर्जी हुई, अब तो साम्यवादी जो एक जमाने तक गांधी को रिजेक्ट करते थे, वो भी गांधी का नाम लेना, उन्होंने भी गांधी की बात करना शुरू कर दिया। तो ये तो गांधी एक ऐसी चीज है जिसका फायदा कोई भी अपने लिए करने को ललचा जाता है। तो वो पॉलिटिकल फायदा होना है उसमें। पहले 70 साल में ज्यादा हुआ या अब के 7 साल में ज्यादा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि सबने जरूरत पड़ने पर गांधी का पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन किया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बातों को बहुत अच्छे से रखा। हम सब लोग बापू के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि बापू के जो रास्ता है वो दिखने में आसान है, एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हर एक को परेशान भी करते हैं वो। तो हमें लगता है कि पूजा करना ठीक है, उनका आसान लगता है,
लेकिन कोशिश करते हैं कि इससे कोई ना इत्तेफाकी नहीं रखता कि बापू के रास्ते पर चला जाए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।